उससे वे प्यार का देवता समझने लगती है और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती है कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि यह तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादी करे जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाए। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे ज्यादा पसंद आता है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका सत्संग उस आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निभाह करना है। अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले, लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 वर्ष के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं, बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था कि आपको चाय सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओह देखिए, मैं भूल ही गई। लीजिए, सिगरेट मंगवाती हूँ आपके लिए। सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे के निभा ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? मम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? मम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा? उनका जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं, आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए। उन्हें यह कविता की किताब दे दीजिए। उन्हें और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी के सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है, और क्या चाय पत्ती का हलवा पसंद है। हाँ, यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए, आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे कि मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उसी दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव में भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना जी चुकी हूँ। चाय और आ गई। मम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। मम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदन ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। मम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्याल में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि वह यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र है। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसिज ब्राउनिज ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर, सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं। आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा, उठते ही मम्मी ने कहा। आप बहुत जल्दी में हैं। इस वक्त आप आई तो थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदन के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह,
तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां इतनी आज़ाद स्वच्छंद होती होगी, जब पम्मू जो ईसाई है इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफी में भोलेपन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। सुधा सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उनके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते हुए नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है। उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मुनहार कर लेती है। चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं। चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा को रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया, सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं, इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है। ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज हो गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो नहीं किया था? होल डॉल की बेटी का बक्सुआ खोल दिया था। उठाते ही चंदर के हाथ के सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, ना ही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ हो तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों ना हो। तब बिना खत के मन का कितना घबरा रहा है। क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे ही सुधा को मालूम हो सकता है चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई। नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, या तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी। चंदर का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे। दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हो हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? पैसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई है। और कमरे में बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखियो तो, हम पूजा की धोती पहने हैं। इको है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यह बुआ पूजा करेगी। चंदर अलग हटा। बुआ के हाथ के पंचायत से वह पानी छिड़का और जमीन फूकने लगी। सुधा बिनती को भेज दे। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है, कहकर वह बैठ गई। चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए?
सुधा ने दूसरे पाइचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे। सुधा, लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो कि एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली तरफ और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदन ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझे परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंद्र को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे क्षण भर स्तंभ, फिर शर्म में लाल होकर भागी बाहर। और भागते क्यों हो? यही तो है चंद्र, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई, गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चली आ, देखो हम भी पकड़ लाते हैं, बड़ी चक्की है यार। कहकर सुधा उठी, वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उसकी लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए बाल की 3-4 लटे मुंह पर चुक रही थी। लाज के मारे सिमटी जा रही थी। आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए, यह तय ही नहीं कर पाई थी। देखो चंद्र, देखो, सुधा हाफ रही थी। यही है बिनती, मोटकी कहेगी, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाफ रही थी। चंद्र ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा, जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे में अपने कपड़े ठीक कर रही थी। दांत से आंचल पकड़े, छोड़ दो उसे। ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंद्र ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह है? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत से काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंद्र इस संभावना में बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई दांत काटती हो? उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती ने इसका नाम क्यों रे महुआ बिनती थी? वहाँ जो बुआ जी ने बिनती का नाम रखा है, वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंद्र और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंद्र और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। कहो सुधी, चंद्र बोला, क्या हाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं, तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ से एक तस्करी थी, एक गिलास। तस्करी में कुछ मिठाई थी, गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्करी चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं, ना तकलीफ ना करे तो मालूम कैसे हो? सुधा के मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुरा कर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ से अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंद्र बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं चंद्र। अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम घड़ी पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उल्टने लगा।
इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ई मुंह झोसी हमके ऐसे नाच नचाइए है तो हम पैदा होते गला खोट देत। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए है कि 1 घंटे से नारियत कटी फट गई। ई बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया संस्कृत तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदर को जरा सी भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए कि कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर गिलानी छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा गई। गुस्से से लाल, सुना पापा तुमने बुआ बिनती को मार डालोगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई, पैदा करते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, हालत वक्त टे पोल गए, मर गए रहो तो आप सुना तो अपने हाथ से जाती हो। हमारे मूड पर ई हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलिचनी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुनो पापा तुमने, चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वही रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत का आयो, कौन तुम्हारे माई बाप को करियावा है कि ई असवा टकराए रही हो। ई सब चोचला अपने हो को दिखा जाके, तो ही महिमा और है अभिन से उधियारी ना जाओ। अब अबरता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती चलो कमरे के, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म है या तुम्हें? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई। सुधा के कमरे में फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा। अब बिनती को कभी मत भेजना इनके साथ, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंदर तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई। उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी, तभी जवान जाने क्या भक्ति जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं। दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी। विषय पर मत करना कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वह चुप हो गई। चंदर की ओर सुसंचित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी पर खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़त हो सुधा के संग? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई, देखो देख के। हाँ तो सुकून। वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक रहेगा, बिनती का ब्याह टाल देत। अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा की ब्याह आषाढ़ भर में निपटा दे। अच्छा नहीं लागत, टूट ऐसी बिटिया सोनी मांग ले छर्रावा करत है। एयर और बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता, ये तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से
क्या करेगा? तो को लड़का अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, लड़की अलग रहेगी। न सास का डर न नंद की गोश। हम पत्री मंगवाए थे। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में कहा कहत है, अगन तक टाल दिया जाए? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पीटू पड़नकू से कह दियो आए कि कल हमारी छाती पर मूंग तलत है। बुआ जी के चंदर की ओर किसी निर्देशित करते हुए कहा कि और चले गई। चंदर चुपचाप बैठा था। जाने वह क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ था। डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर। तो वह एकदम से चौंक गया, जाने किस दुनिया में लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होंगे। कितने अध्याय लिखे हैं अपनी थीसिस के? अभी मार्च खत्म हो रहा है। पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा। मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थक्के स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिक बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगी। अब सिवा थीसिस के करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा, माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं ना? महाराजन है, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था देखो। उसने याद करने की कोशिश की, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं क्या सोचता था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान के कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने से बेचारी को अब तो जा रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ, जिसमें आंसू छलके पड़े थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया कि जन्मपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाएगी। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फायरिंग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखो तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दे, पहले सुधा की हो जाए। वह बड़ी है, हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दे। आओ उनसे बात कर ले अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उधर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे, सांस लेते थे। पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला होरा के मुंह में कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल, कमर में एक अगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक फुटोल आया। दुबे जी जलपान की याद करके गद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई, कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल हो रहे। लेटे लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मित्रान पाया। जब जरा शरबत उर्बत कुछ मिलते तो। कुछ पेट में जलन है,
तो शांत हो जाए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लाश, कम से कम मस्क भर के शरबत तो उलीचे रही है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्या मुखमंडल पर कभी शोभ या उल्लास की रेखा तक नहीं आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काक काक कर उठे और सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ नहीं कहावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यही छक गए। आपको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता भाई, आप सचमुच दिव्य पुरुष हो। फिर आप तो लड़की के मामा हो। ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलावन है। वर पक्ष और कन्या पक्ष लोई के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप है तो कॉलेज के प्रोफेसर और हमारे सारे लड़के मामा जैन हैं। कौन डाकघर में मुंशी है, आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदन मुस्कुराने लगा, अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज भर में उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कुछ कहने सुनने के बाद अंत में वे शर्त पर राजी हुए। अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास नंद जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े एक स्वर्ण मंडित जो से होगा। डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना छालम छोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी कटरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली अब, और ये रुपया लड़की को दे दो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट में उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली में कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़के को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी चलो गोटी, ना गहना ना गुरैया, ब्याह पक्का कर गए ये कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब ले लो को जा रहा है। देख ताई पेट पिराता है जूता पेटेव का। अरे राम चाही तो जमदूत ही लिहाज की बोटी बोटी करके राम जी के कुटन खिलाए देत। चंदन हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अब हिन एक तक पिंती का पता न और ऊ तुर्कन मलेच्छन के हिया कुछ खा पी लेहस तो फिर हमरे हिया गुजारा नहीं ना पोका। बड़ी आजाद हुई है गई सुधा सह पाए के आवे देव, आज हम ब्रदा उतारी ही। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास पानी दिया, बोली बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दी? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसियां और कटहल छीनने लगी। चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों? इतने में अंदर चप्पलों की चहचहाट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई। बिनती आंगन में आई, बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ इस तरकारी काट दे, चल हट, और पहले नहाओ जाके, कुछ खाए तो ना रहियो, इतनी देर कहाँ घूमती रही। हम खूब अच्छी तरह जानत है
तू हमारा नाक कटवा के रही भी, पतुरैन के ढंग सीखे है। बिंती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं, चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेली बिंती खाट पर पड़ी थी और आधे मुंह तकिया में मुंह छुपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता है ही नहीं, जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागनी के लिए। वह सोचने लगा कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, दूसरी प्रताड़ना कितने अपमान में पली है, वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेह में ही है। अपनी लड़की को छोड़कर वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई, खाट पर बैठ गई। अरे बिंती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिंती उठो, उसने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिंती जो अभी एक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श से फुट फुट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिंती रानी को? अरे बिंती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने क्या होगा, 14 दिन बाद आए हो और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए? तुमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस बेचारी पर भी रोक झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिंती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है लोग, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है? यह सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया, फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच कर लिया और बोला, वह तो रो ही रही है, तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वे बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हो। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी, लो ये तो हंस पड़ी, अब रोएगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी और लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूं नहाने। बिंती पल्लू से ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो केसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया। अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है, बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है। बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती है। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गाँव का गाना गाया, बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रह गए 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3
हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला, 5 घंटे? सुधा बोली, दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गाय खरीद ली हैं। चंदर बोला, नहीं मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, बड़े बड़े मक्खी मारोगे और सब हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ घटनाएं थी सो पिछले 2-3 हफ्तों से मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा अब चले हम। अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएगी, फिर कल से ही पढ़ो ना। तूने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा को याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की ननंद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली, लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी काट लेना तो देखोगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया था। एकदम क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गई मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर की एक फीसी हंसी हंसकर रह गया, चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह में से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सुनापन, एक जाने कैसा दर्द अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मुक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा है, जैसे वह कांप उठी नहीं। वह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर चंदर तुम्हें क्या हो गया है? सुधा की आवाज मारे दर्द से कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया था, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर और उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते हुई चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी एक मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था कि वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर दर्द है? बिनती ने एक गिलास पानी लाओ जल्दी, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गोरैया की तरफ सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया है, कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर दर्द है जरूर है, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। ले पियो पानी। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती जरा बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह में लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों हो? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है क्या? कभी काट देंगे यहीं, मोटकी कहीं की, खा खा कर मोटाकी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया।
तो सुधा ने बिंती के हाथ से पैन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिंदी पैन बाम देकर चली गई तो चंद्र बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी। हाँ, बिंती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़े रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हो बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिंती से इतना चिढ़ती है। वह तो चाहती है कि किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंद्र यह बिंती बड़ी खुश है। वह तो चाहती है किसी से जल्दी ब्याह हो जाए। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंद्र ने ताज्जुब पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा, इससे पूछने को हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताजुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंद्र हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था। उसके स्वर में कम से कम 12 सिवा चूल के और कुछ न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नीचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा। फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? यह मेरा सुधा ने मुंह पिचकाकर अपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंद्र उसी विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इसे कामरेड को एक चिट्ठी तो लिखते। चंद्र बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में ऐसा क्या लगता है। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली में सोशली लड़का कैलाश, जिसने झगड़े से हम लोगों की जान बचाई थी। इसमें तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ बताया था। उसे जरूर खत लिख दो। सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंद्र जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है। कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया? हाँ, चंद्र ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंद्र, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे। सुधा ने मन चलते स्वर में कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर जाओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वह चंद पाई मिलेगा। वहां तो सब लोग लेक्चर देते हैं। थत, हम कोई बेवकूफ है सुधा ने बिगड़कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी होती है। चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ने ना हो तो काम ही ना चले। सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास वैसे खत्म है और सिनेमा देखना है जरा। चंद्र ने बहुत दुलार से कहा। हाँ जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के। सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे, तो तुम और लड़कियों में थोड़े ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान है। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इसमें काम चल जाएगा। हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के साथ यहाँ जाए, तब सेकंड्स हो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए? तभी तुमने चाचा जी के ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह क्या हुआ जी, सब ये ही तो चलता है। चंद्र हंसकर टाल गया। तो फिर खाना नहीं खाएंगे? जाओ कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंद्र ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया। जब तक चंद्र खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही। प्रिंसी दौड़कर पूड़ी लाती रही। जब चंद्र पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी।
पार्टी एक अच्छा सा सूट पहने हुए लॉन में बैठा था। घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच रहा विचार में पड़ा था। पार्टी के चेहरे पर एक पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक कॉलर बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तो तुम इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमगाता सितारा जिसे देखकर किड्स ने अपनी आखिरी इंसानियत लिखी थी। मम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट में के बटन के होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से पार्टी की ओर देखा, कहीं गुलाब के तोड़ने जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए। लेकिन पार्टी कुछ नहीं बोला। पार्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया, फिर बैठकर सोचने लगा। मम्मी ने कहा, आओ अंदर चले। चंदर और मम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं पार्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन यह कुछ नहीं बोला। मम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं। पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह इतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया। इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जेंट से प्यार करती थी, इसलिए फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन ना छूटेगा। चंदर ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया अगर मेरे और पार्टी के विचार में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुराकर उसके मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, तो मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा। मुझे भी बड़ा संतोष हुआ। लो, अब पार्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा अपने आप खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ फेंक दिए। मुझसे बोला, अब तो कोई फूल नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ जीती होगी। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है। कहता है कि मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ। इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की थी, फूल चुराने बंद कर दिए। उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो, बातें सुनो। इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की। तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि यह किताबों जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करने अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुनी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई थी। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं। मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूं कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों कुछ परिवर्तन आ गए हैं। मम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ मम्मी जी आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में। अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा आज 4 साल बाद से मैं कहीं नहीं गई। सिनेमा, होजी, हॉल, डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें। अभी
भी कितने ही लोग वैसे ही सुखी में से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोले, पार्टी को ले जाओ। हाँ हाँ तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी, चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक सार्जेंट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदर उसकी ओर देखा तो वह लज्जा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ यह मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो पार्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लटखड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। पार्टी, आज मास्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बाटी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा। धीरे धीरे उसका स्वर मन पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए पार्टी बोला, इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई। खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा। पुलिस आएगी तो खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानती हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है मैं नफरत करता हूँ। वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ। और सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की है, ला आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रिजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था, सलामी हेयर शी डांस। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर सलामी की कहानी मालूम है ना? क्या यह कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, यह बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सलामी, जो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मग्न हो गया, लेकिन सलामी एक पैगंबर पर मुक्त थी। पैगंबर ने सलामी से पढ़ने को ठुकरा दिया। एक बाद हेराद ने सलामी से कहा, यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस फैसले की हेराद की कहीं राज्य पर कोई आपत्ति न आए, उसने सलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखा देता। लेकिन क्या नैतिकता है, इतना पश्चिम देशों की अपनी ही बच्ची थी। हेराद मुक्त हो गया, उसने कहा पम्मी से। लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुक्त हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है, तुम रूप की आग के श्रृंगार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद तो एक साल बाद तुम भी जानोगे यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा, अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी चीज पर मोहित हुआ तो क्या? तुम्हारे यहाँ एक पुरानी कहानी पड़ी है, महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुक्त हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंद्र बोला, हाँ ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चे की तरह भोले हो, और ईश्वर ना करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ,
पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन की वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा कि मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे। जब चाहे उब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदन को अजब सा गौरव अनुभव हुआ। पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्र किसकी दी हुई है? सुधा की नहीं। उसी ने तो सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे स्तंभ रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टावश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर से रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया। बोली, कबीर, मैं सोच रही हूँ अगर वह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता, दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी और औरत वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे। औरत आदमी को अपना मालिक असल में बनने के बाद ही पता नहीं क्यों स्तंभों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह से पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विरोध पक्ष में नहीं हूँ। प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसे थोड़ी होती है। चंद्र बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां उस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती है। बस उसी के पीछे उन्हें चाहे तो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती है। लेकिन ज्यादा चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। यह बाइबल की सलामी की कहानी नहीं थी। यह एक अमेरिकन नर्तकी, कुछ डाकुओं की कहानी थी। मम्मी उब गई। जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया। मम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए, नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा। उठकर चंदर की गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक कर गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा, बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन खोल दिया, चंदर के पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा, एक हाथ चंदर के हाथ में पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सिहरन नाच रही थी। शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ में हटाने की कोशिश की। पम्मी हाथ खींच लिया। कार के अंदर बिजली चला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, मम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों में उछलने और सांस लेने की पानी हिल रहा था। पास ही के नीवा गांव के किसी यहाँ शायद शादी थी। शहनाई का हल्का सा स्वर हवाओं की तरंगों में हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद मम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप से सुनो, ये सितारे बातें कर रहे हैं। मम्मी सितारों की ओर देखने लगी।
कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक पास क्या टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले थे। उसने रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, फिर जाने क्यों उसने देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के काल के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी। चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा स्तंभों में एक दूरी रखे, सेक्स न आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नजदीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली, वह बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। मम्मी ने चंदर का माथा होठों पर लाकर छोड़ दिया। उसकी गर्मा गर्म सांसें चंदर की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो को कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। चंदर को पम्मी अपनी बाहों में घेरकर अपने वृक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वृक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग गई। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं। कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निश्चल हो, तुम पवित्र हो गए। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुमसे है। हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती है। चंदर चुपचाप सोचने लगा। वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक विहंग शिशु घबराकर अपनी नीड के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। यह कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। पास का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए, चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज्यादा नहीं ओढ़ा जाता था। चंदर ने वह भी ओढ़ा छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी। वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने तक तो वह उठ बैठता था। उसके रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई। लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में अजब सी आवाजें आती है, नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती है। वह परेशान उठता है। इतने में फिर कहीं कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है। उसे सचेत है, सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और घेसू कहीं चली जा रही है। उसने घेसू को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में घेसू को पहचान लिया। लेकिन घेसू तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है। इतना बिलक बिलक कर रो रही है, तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेला घर में अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लेटी हुई है, मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी थी। उसके मुंह में किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर भाग गया तो देखा कि पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं। उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक ममता न तक पीड़ा उसकी नसों में खोल उठी है। लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धड़क रही हैं। जैसे तैसे रात कटी। सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआजी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी। खुश नजर आ रही थी।
चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी, बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों में स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास जाकर बैठ गया। कल रात तो तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल। सुधी चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने कैसा मन हो गया है कि रात पर नींद नहीं आती है। और उसके बाद चंदर सब बता गया, कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मेकअप फसन झील गए, वहां पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी, फिर रात भर चंदर को कैसे अपने सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए घुटनी टेके बस चुपचाप सुनती रही। अंत में बोले, तो तुम इतने परेशान क्यों हो चंदर? उसने तो अच्छी तरह बात कही। यह तो अच्छा ही है ना कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो यह संबंधों में ना आए, उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो सेक्स आए? कभी कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए, वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधी बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा, ठीक है, उसने बता दिया तुम्हें इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी चाहते हो गए, यही बस अंतर ना रहे, इसलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर को की ओर देखता रहा, फिर उस सुधा के कबूतरों जैसे उलझे मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए। भराई हुई आवाज से बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास मत हारना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी, उठ गई। उसने चंदर के हाथों में हाथ देकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है, तुम्हें क्या है? वारे छुई मई के फूल, किसी के हाथ पकड़ लिया, किसी के बदन को छू लिया, घबरा गए, तुम्हें अच्छी लड़कियां होती है। सुधा ने उसके दोनों हाथ चक छूटते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती, मेरी जिंदगी में एक विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही चल पड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैंने ऊपर रहा हूँ। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी, तुम्हारे ही सहारे लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराई में डूब जाऊंगा यह कभी सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई, क्षण भर में चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या करूं? मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, याद छुआ था मम्मी ने मुझे। उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर कांप गया। आज सुधा तो यह क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने की तरह सुधा ने फूक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतार दिया, अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। चुमंतर। चंदर हंस पड़ा, उसका मन शांत हो गया। सुधा ने जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, दो प्याले। सुधा बोले, अपने लिए भी ले आओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखा, कहा, यह पगली जाने क्यों तुमसे चेपती है। बिनती के प्रतिवाद किया, प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी है, तुमसे ज्यादा समझदार है, उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरु, आज नहीं अच्छी तरह से
चंदर के हाथ छोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी। उसकी चाय छलक गई। नीचे रखती चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई थी। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, आहा छू मत, कहीं उनकी सैंडल की बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपट न कर दी। चंदर हंस पड़ा। उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीला आकाश।